नमस्कार साथियों, महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सांप्रदायिक पंचाट और 1935 के अधिनियम के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सांप्रदायिक पंचाट की। देखिए, इससे पहले वाली क्लास में हमने बात की थी 3 गोलमेज सम्मेलनों के बारे में। इन गोलमेज सम्मेलनों में B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर लगातार गए और उन्होंने दलितों के लिए, जो भारत में दलितों की बहुत बुरी स्थिति थी, उसके लिए विभिन्न मांगें प्रस्तुत की और उन मांगों से वायसराय को और यूँ कहिए कि ब्रिटिश साम्राज्य के जो अधिष्ठाता हैं, सम्राट हैं या प्रधानमंत्री हैं, उन सब लोगों को संवेदनशील बना दिया। उनको इस बात के लिए प्रेरित किया कि वो दलितों के लिए कुछ सीटें आरक्षित करें, उन्हें कुछ राजनीतिक अधिकार दिलवाएं और जब उन्हें राजनीतिक अधिकार मिल जाएंगे तो निश्चित रूप से उनकी जो स्थिति है, जो बहुत दुर्दशा थी उस समय, उस दुर्दशा से मुक्त करा पाएँ। तो ऐसी स्थिति दिलाने का जो प्रयास था वो सफल हुआ और रैमसे मैकडोनाल्ड, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, 1930, 31, 32 के तीनों गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने की थी। तो इस समय जो प्रधानमंत्री हैं वो रैमसे मैकडोनाल्ड ही हैं और इन रैमसे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट या कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। कम्युनल अवार्ड की इन्होंने जो घोषणा की, इसकी एक निर्धारित तिथि आपको बताएं, 16 अगस्त 1932। इसी को हम सांप्रदायिक पंचाट के नाम से जानते हैं। इस सांप्रदायिक पंचाट में कई धाराएं थी और उन धाराओं में जो मुख्य बात थी वो ये कि दलितों को प्रांतीय विधानमंडलों में रिजर्वेशन देने की बात की गई। अर्थात ये कहा गया इस सांप्रदायिक पंचाट के द्वारा कि जो प्रांतीय विधानमंडल हैं, जिसको आज की तारीख में हम प्रांतीय विधानसभा समझ सकते हैं, उस प्रांतीय विधानसभा या विधानमंडल में दलितों को 71 सुरक्षित सीटें देने की बात की गई। अर्थात इन सुरक्षित सीटों पर केवल दलित ही चुनाव लड़ पाएंगे और निश्चित रूप से जब दलित ही चुनाव लड़ेंगे तो वो जीत जाएंगे और उन्हें भी राजनीतिक अधिकार मिल पाएंगे। इससे पहले तक क्या होता था कि दलितों को इस तरह का राइट था नहीं और हिंदू धर्म की जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र परंपरा थी, उसके तहत दलितों को चुनाव तक जाने तक का ही मौका नहीं मिलता था, अर्थात जीतना तो बहुत दूर की बात है। तो यहाँ पर पहली बार दलितों को 71 सुरक्षित सीटें देने की बात की गई कम्युनल अवार्ड के द्वारा। और ये डिस्कशन किसका था या यूँ कहिए डिक्लेरेशन किसका था, घोषणा किसकी थी? तो ये थी ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड की। अब जब ये डिस्कशन निकल कर आया तो बहुत ट्रेम्बलिंग कंडीशन थी, बहुत टफ कंडीशन हो गई कांग्रेस के लिए। क्योंकि देखिए, कांग्रेस जो थी, पहले ही आप लोग देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग उससे अलग है और भी छोटे छोटे कई दल बन गए हैं जो कांग्रेस की नीतियों से असहमत हैं। और यदि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौर को देखें तो वहाँ पर कांग्रेस को मजबूत होना चाहिए, जिसके बदले वो कमज़ोर होती चली जा रही है। और ऐसी स्थिति में यदि हिंदू धर्म का एक बहुत बड़ा वर्ग, दलित यहाँ से अलग हो जाएंगे तो निश्चित रूप से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रयास या यूँ कहिए कि भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना या भारतीय प्रशासन, भारतीयों की प्रशासन में भूमिका के लिए जो प्रयास थे वो सारे कमज़ोर पड़ जाएंगे। ऐसी स्थिति में महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया, सांप्रदायिक पंचाट का, और इस विरोध के तहत उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया। आपको ध्यान रखना है कि महात्मा गांधी ने यहाँ पर 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन स्टार्ट कर दिया और इनकी डिमांड थी कि सांप्रदायिक पंचाट को वापस ले लिया जाए। सांप्रदायिक पंचाट में एक दो बातें और थी कि महाराष्ट्र में मराठों को 7 सीटें सुरक्षित दी जाए, महिलाओं को विधानमंडलों में 3% रिजर्वेशन देने की बात भी की गई थी उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के अलावा। तो इस तरह के कुछ डिस्कशन थे, परंतु जो सबसे कड़वी बात थी, जो कठोर बात थी, वो ये
कि दलितों को यहाँ रिजर्वेशन देकर हिंदू कम्युनिटी से या कांग्रेस से अलग करने की एक कोशिश जारी थी। और फूट डालो और राज करो का नारा एक बार फिर यहाँ पर सक्सेसफुल होता दिखाई दे रहा था। अब गांधी ने आमरण अनशन कर दिया तो कांग्रेस के विभिन्न नेताओं ने यहाँ आपस में संगठन बनाया और एक प्रयास शुरू किया कि यदि अंबेडकर से समझौता कर लिया जाए और कांग्रेस की सीटों में से ही हम लोग दलितों को सीटें सुरक्षित कर दें तो वो फिर कम्युनल अवार्ड को मानने को तैयार नहीं होंगे और निश्चित रूप से इस तरह से कांग्रेस का एक और विभाजन रुक पाएगा। तो ये कोशिशें जारी रही और इन कोशिशों के बीच आपको बताएं 26 सितंबर 1932 को एक समझौता हुआ जिसे पूना पैक्ट या पूना समझौता के नाम से जानते हैं। आपको ध्यान रखना है इरविन के साथ जो समझौता हुआ था महात्मा गांधी का वो दिल्ली में हुआ था और उसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पूना में एक समझौता जो किस किस के बीच में हुआ, ये हुआ महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में। ठीक है, 26 सितंबर 1932 के समझौते की मुख्य बातचीत क्या थी? इसमें ये कहा गया कि कांग्रेस जो है वो अपनी सीटों में से 148 सीटें दलितों के लिए सुरक्षित रखेगी। आपको ध्यान ये रखना है कि सांप्रदायिक पंचायत के तहत जो ब्रिटिश सरकार दलितों को लुभाने के लिए 71 सीटें देने की बात कर रही है, 71 सुरक्षित सीटें देने की बात कर रही है। यहाँ पर महात्मा गांधी ने दुगनी से ज़्यादा सीटें देने का प्रॉमिस किया, अर्थात जो प्रांतीय विधानमंडल हैं उनमें दलितों को 148 सीटें सुरक्षित दी जाएंगी और वो कांग्रेस की सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अर्थात कांग्रेस की सीटों में से ही 148 सीटें दलितों के लिए सुरक्षित रखी जाएंगी। और इसी के साथ एक और डिक्लेरेशन की गई, जो केंद्रीय विधानमंडल है, इस केंद्रीय विधानमंडल में 18% सीटें दलितों को सुरक्षित प्रदान की जाएंगी। अर्थात ये भी रिजर्व सीटें होंगी जहां पर दलित ही चुनाव लड़ेंगे। तो इस तरह से महात्मा गांधी अंबेडकर से जो ये समझौता कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक विभाजन को रोकने का प्रयास है। बड़े प्रसन्नता हुई कांग्रेस के लोगों को जब ये सहमति हो गई, अंबेडकर ने साइन कर दिए। महात्मा गांधी की तरफ से साइन करने वाले जो व्यक्तित्व थे वो थे मदन मोहन मालवीय। आपको ध्यान रखना है, मदन मोहन मालवीय जो थे, इन्होंने महात्मा गांधी के स्थान पर यहाँ हस्ताक्षर किए हैं। पर कुल मिलाकर बात यह है कि इस समझौते के द्वारा कहीं ना कहीं एक ऐसी सहमति बनी जिससे ऐसा लग रहा था कि एक विभाजन रुक गया है। हालांकि आगे जाकर हम अंबेडकर को जब पाते हैं तो अंबेडकर गांधी की पॉलिसीज से संतुष्ट नहीं है और ये जो समझौता हुआ है तो उस पर अंबेडकर कुछ अपने आप को खुश महसूस नहीं करते हैं। तो निश्चित रूप से एक बार के लिए तो यहाँ कांग्रेस का विभाजन या हिंदुओं से दलितों के अलग होने की एक संभावना समाप्त हो गई। तो ये आपको ध्यान रखना है, सांप्रदायिक पंचायत और उसके तहत जो ये कहें कि घोषणाएं की गई उसके विरोध में हुआ पूना पैक्ट, और पूना पैक्ट के माध्यम से गांधी ने अंबेडकर से एक समझौता कर लिया। अब यहीं महात्मा गांधी थोड़ी सी चतुराई दिखाते हुए हरिजनों के लिए कुछ चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ध्यान रखना है, जब उनको लगता है कि अब दलितोद्धार के लिए वो प्रयास करें, अस्पृश्यता के अंत के लिए वो प्रयास करें, तो कुछ 2-3 चीज़ें ऐसी की महात्मा गांधी ने जो उनके लिए उस समय ज़रूरी थी और वो दलितों पर अपना विश्वास स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी कोशिश में उन्होंने 1932 में ही हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। आपको ध्यान रखना है, हरिजन सेवक संघ की स्थापना इसी सितंबर 1932 में की गई और इसकी अध्यक्षता की घनश्याम दास बिरला को इसका अध्यक्ष बनाया गया और अमृतलाल ठक्कर इन्हें सचिव बनाया गया। ठीक है, सेक्रेटरी बनाया गया इनको। तो घनश्याम दास बिरला को अध्यक्ष बनाया गया, अमृतलाल ठक्कर को यहाँ पर। और ये कहाँ पर की गई, प्रश्न पूछा जाता है कहाँ पर की गई। तो इस समय जो सारी कहानी चल रही है वो पूना की चल रही है। तो आपको ध्यान रखना है इसकी स्थापना भी
पूना बम्बई के क्षेत्र में ही की गई है। ठीक है, पूना में ही की गई है। तो आपको ये हरिजन सेवक संघ का संदर्भ ध्यान रखना है। प्रश्न पूछा जाता है तो कई बार लगता है ये अंबेडकर ने किया होगा, ये महात्मा गांधी का प्रयास है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इसी का एक और नाम भी मिलता है, वो भी आप ध्यान रखेंगे, अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी संघ। इसी को एक और नाम से जाना जाता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको, अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी संघ, ये भी कहा जाता है हरिजन सेवक संघ को। ठीक है, तो 1932 में महात्मा गांधी का ये प्रयास देखने को मिलता है। 1933 में गांधी क्या करेंगे, 1933 में इन्होंने हरिजन नाम का पत्र निकाला। 1933 में गांधी ने हरिजन नाम का पत्र निकाला, तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और 33 में इन्होंने एक यात्रा की है जिसे हरिजन यात्रा के नाम से जाना जाता है। इस हरिजन यात्रा को वर्धा मार्च के नाम से भी जानते हैं, और उद्देश्य वही है कि हरिजनों के उत्थान के लिए प्रयास किए जाएं, या यूँ कहिए कि हरिजनों को अपने पक्ष में रखा जाए, जिससे वो फिर से ब्रिटिश साम्राज्य के ज़्यादा निकट नहीं हो जाए। तो देखिए, हरिजन यात्रा या वर्धा मार्च जिसे हम लोग कह रहे हैं, उसका टाइमिंग आपको ध्यान रखना है। 7 नवंबर 1933 से 29 जुलाई 1934 तक। कई बार ये डेट्स पूछ ली जाती हैं। 7 नवंबर 1933 से 29 जुलाई 1934 तक ये वर्धा मार्च किया गया, या जिसे कहिए हरिजन यात्रा की गई। और गांधी जी ने पूरे भारत में लगभग 20,000 किलोमीटर का पैदल ट्रैवल किया, और उस यात्रा के साथ ही गांधी का विरोध दिखाई दिया। आपको बताएं, यहाँ आप ये कहें कि बहुत ज़्यादा समर्थन था गांधी को, तो समर्थन नहीं था। गांधी का सबसे ख़राब दौर है ये, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन भी इनका यहाँ पर यूँ कहिए समाप्ति की ओर चला गया, और उसमें भी कोई सक्सेस नहीं मिल पाई, और गांधी कहीं ठगे से महसूस करते हैं। कांग्रेस भी यहाँ पर वो छोड़ देंगे। तो ये सारी बातचीत के बीच आप मानिए कि ये यात्रा भी कोई बहुत सक्सेसफुल यात्रा नहीं है, या गांधी के लिए कोई बहुत प्रसन्नता का सूचक नहीं है। ज़रूर उन्होंने जनसंपर्क के माध्यम से भारत छोड़ो आंदोलन के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार की, तो ये इनकी उपलब्धि हम मान सकते हैं। अब 1932, 33, 34 ये सब निकल गया, और बहुप्रतीक्षित 1935 का अधिनियम हमारे सामने आ जाएगा। 1935 के अधिनियम को देख लेते हैं, और उससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों को यहाँ साझा कर लेते हैं। देखिए, 1935 का जो अधिनियम है, वो अब तक जितने भी चार्टर आए, जितने भी अधिनियम आए, उनमें सबसे बड़ा था। चाहे वो मार्ले मिंटो सुधार हो, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम हो, उन सबसे बड़ा था। और आपको बताएं, इस 1935 के अधिनियम में 321 धाराएं और 19 परिशिष्ट थे। ठीक है, और आपको यहाँ पर मैं डिस्कशन में ये बता दूं कि 1935 के अधिनियम का ही सबसे बड़ा पार्ट जो है वो भारतीय संविधान में शामिल किया गया। आपसे पूछा जाए भारतीय संविधान पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किस अधिनियम का पड़ा, तो वो 1935 के अधिनियम का पड़ा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए शुरू करते हैं। इसमें बहुत महत्वपूर्ण बातें हम लोग पढ़ चुके हैं। नेहरू रिपोर्ट की डिमांड्स को, जिन्ना की डिमांड्स को, क्या क्या चीज़ यहाँ की जाएगी, वो सारे के सारे मिक्सअप आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। मैं शुरू कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी, ये सबसे पहला मुद्दा। अखिल भारतीय संघ बनाया जाएगा। संघ का मतलब क्या है? देखिए, अब तक हम लोग ये सुनते पढ़ते आए कि भारत में इस समय कुछ देसी रियासतें हैं और ये ब्रिटिश भारत है। ब्रिटिश भारत साउथ में है, उत्तर में ज़्यादातर क्या है, रियासतें हैं, रियासतों में राजा हैं। अब राजाओं सहित यहाँ पर पूरे भारत को कनेक्ट करते हुए एक अखिल भारतीय संघ के निर्माण की बात चल रही है। और इस अखिल भारतीय संघ में भी एक ऑप्शन दिया गया कि जो ये हैं प्रांत हैं, उस समय 11 प्रांत हैं। इन 11 प्रांतों की स्थिति तो ये कि
ये 11 प्रांत पहले, अभी सिंध को अलग नहीं किया है तो 10 प्रांत है, तो इन प्रांतों को तो शामिल होना ही पड़ेगा। आपको ध्यान रखना है, अखिल भारतीय संघ में प्रांतों का तो शामिल होना अनिवार्य कर दिया गया, परंतु देशी रियासतों के शामिल होने को ये कहिए कि ऑप्शनल रखा गया, अर्थात उनकी मर्जी है वो शामिल हों अथवा नहीं हों। ठीक है, तो अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रस्ताव, हालांकि ये संघ बन नहीं पाया था। चलिए दूसरा देखते हैं, एक केंद्रीय न्यायालय की स्थापना या संघीय न्यायालय की स्थापना, एक केंद्रीय बैंक, इसको मैं संघीय न्यायालय कहूँ तो ज़्यादा ठीक रहेगा, एक केंद्रीय बैंक की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव। यहाँ केंद्रीय न्यायालय या संघीय न्यायालय जिसको हम कह रहे हैं, एक ऐसा न्यायालय स्थापित करने की बात की गई। आपको याद हो कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके तहत कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था। यहाँ पर उसी तरह के एक न्यायालय की बात कर रहे हैं, परंतु ये भारत का सुप्रीम कोर्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस के खिलाफ प्रीवी काउंसिल में लंदन में आप जिसे कहते हैं कि अप्लाई कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। तो यहाँ पर केंद्रीय न्यायालय या संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, केंद्रीय बैंक स्थापित किया गया जो बाद में जाकर भारतीय रिजर्व बैंक के रूप में विकसित हुआ। उसके अलावा बात करें तो चौथा महत्वपूर्ण बिंदु ये कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को जारी रखा गया। सांप्रदायिक निर्वाचन की जो पद्धति है उसे कंटिन्यू किया गया, और इसका मतलब बहुत सीधा सा है कि यहाँ पर जिन्ना की बात को मानते हुए कांग्रेस की बात को नकार दिया गया। इसके बाद बात करें तो अवशिष्ट शक्तियों का प्रॉपरली विभाजन हो गया था। तो अवशिष्ट शक्तियाँ जो हैं वो केंद्र को प्रदान की गई। अब अवशिष्ट शक्तियां जब अप्रत्यक्ष रूप से आपने केंद्र को प्रदान कर दी तो निश्चित रूप से यहाँ पर जिन्ना भी असंतुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि जिन्ना की लगातार मांग थी कि अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों को दी जाएं। इसके अलावा देखिए कुछ कॉमन सी जो डिमांड्स थी कि सिंध को बम्बई से अलग प्रांत बना दिया गया, अलग कर दिया गया। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। किस अधिनियम के द्वारा? 1935 के अधिनियम के द्वारा। आपको ध्यान रखना है, यह अधिनियम 1937 में लागू होने वाला है। तो बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। इसी के साथ प्रांतों में जो द्वैत शासन की व्यवस्था थी उसे समाप्त कर दिया गया। आपको ध्यान रखना है 1919 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई थी। यहाँ पर प्रांतों के द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया, और जब द्वैत शासन समाप्त होगा तो वहाँ पर प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना की गई। आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई? तो 1935 के अधिनियम के द्वारा की गई। और 10वां सबसे महत्वपूर्ण पक्ष जो है वो ये कि अब केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन आपसे पूछा जाए तो 1919 के अधिनियम में, और केंद्र में द्वैध शासन की बात की जाए तो 1935 के अधिनियम में। अब वही डिस्कशन की द्वैध शासन में कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ बुराइयाँ हैं, परंतु जब केंद्र में लागू करेंगे तो निश्चित रूप से उसमें भारतीयों को कुछ अधिक अधिकार देने की बात की गई। तो अब 1935 के अधिनियम से ये लगता है कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों को कहीं शासन में मुख्य स्थिति देने की स्थिति में आ गई है, स्थिति प्रदान करने के एक संदर्भ में दिखाई देती है, और इस तरह का ये एक स्ट्रक्चर इन्होंने बना के दिया। अब प्रश्न ये कि क्या इस 1935 के अधिनियम से भारत के लोग संतुष्ट हैं? सबसे पहले तो मैं जवाहरलाल नेहरू की बातचीत को यहाँ कर लूँ। जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पर क्या कहा, बहुत महत्वपूर्ण रहता है, ये परिभाषाएं हमसे डिस्कस की जाती हैं। जवाहरलाल नेहरू ने इसे दास्ता का घोषणा पत्र कहा। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है दास्ता का घोषणा पत्र कहा, क्योंकि पूर्ण स्वराज की मांग चल रही थी। आपको याद रखना है पूर्ण स्वराज की मांग चल रही थी, और ऐसे में कोई भी अधिनियम आएगा तो वो कांग्रेस को, नेहरू को संतुष्ट नहीं कर सकता। तो दास्ता का घोषणा पत्र कहा, और बिना इंजन की बहुत सी ब्रेकों वाली गाड़ी,
बिना इंजन की बहुत से ब्रेकों वाली गाड़ी कहा? किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने कहा। तो दोनों परिभाषाएं आपको संदर्भित करनी है। किस अधिनियम की बात चल रही है? 1935 के अधिनियम की बात चल रही है। इसी के बाद हम बात करें कि जिन्ना से पूछा गया भैया कैसा लगा, तो जिन्ना ने ये कहा कि सड़ी गली बेकार वस्तु, सड़ी गली बेकार वस्तु कहकर जिन्ना ने भी इसको इग्नोर कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। जिन्ना ने भी कहा कि ये अधिनियम किसी काम का नहीं है, क्योंकि आप इसमें देखेंगे तो अवशिष्ट शक्तियों का जो संदर्भ है कि केंद्र को अवशिष्ट शक्तियां प्रदान कर दी गई, तो इस मुद्दे पर जिन्ना कहीं भी अपने आप को सहमत नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ एक और महत्वपूर्ण विषय और यहाँ देख लेते हैं कि राजगोपालाचारी ने क्या कहा। राजगोपालाचारी ने कहा नया द्वैध शासन पुराने द्वैध शासन से भी बुरा है। परिभाषा याद रखनी है आपको। सी राजगोपालाचारी ने कहा नया द्वैध शासन पुराने द्वैध शासन से भी बुरा है, अर्थात कुल मिलाकर कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही 1935 के अधिनियम से संतुष्ट नहीं है। अब जब ये असंतुष्ट हैं, फिर भी अब कांग्रेस की पॉलिसीज़ में एक चेंज दिखाई देता है, और वो चेंज ये दिखाई देता है कि अब कांग्रेस विधानमंडलों के चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। आपको याद होगा कि स्वराज्य दल के सदस्य बार बार डिमांड कर रहे थे कि हमें विधानमंडलों की सदस्यता ग्रहण करनी चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए, परंतु कांग्रेस इस चीज़ के लिए सहमत नहीं थी। अब कांग्रेस की पॉलिसीज़ में चेंज है और अब वो विधानमंडल के चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। तो आपको बताएं 1937 में जब ये अधिनियम लागू हुआ तो 1937 में 11 प्रांतों में चुनाव हुए। प्रांतीय चुनाव कितने प्रांतों में हुए? 11 प्रांतों में हुए। इन 11 प्रांतों में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है आपसे। 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। 2 प्रांतों में मिक्स सरकार बनी। मिक्स माने मिलीजुली सरकार बनी, असम और सिंध में। आपको याद रखना है कहाँ पर? असम और सिंध में मिक्स सरकार बनी, अर्थात यहाँ पर भी कांग्रेस जिस सरकार के अंदर साझेदार है, शामिल है। कुल मिलाकर 7+2 9 में कांग्रेस की भूमिका दिखाई देती है। मुस्लिम लीग यहाँ पर केवल 2 राज्यों में 2 प्रांतों में सरकार बनाने में सफल रही, और वो थे पंजाब और बंगाल। देखिए कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट है। यहीं से आपको विभाजन दिखाई देगा भारत का। जब भारत का विभाजन हुआ तो एक तो पंजाब प्रांत को पूर्व और पश्चिम में काटा गया, और उसके बाद बंगाल को पूर्व और पश्चिम में काटा गया। तो इसका मतलब यही 2 स्थान थे जहां पर मुस्लिम बहुसंख्यक थे, मुसलमानों की विशिष्ट भूमिका थी। वहीं से विभाजन हुआ, और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि पंजाब और बंगाल वो क्षेत्र थे जहाँ पर मुस्लिम लीग सफल रही है किसी सरकार की भागीदारी में, या यूँ समझिए शासन में उसकी भूमिका को यहाँ स्थापित कर पाई है। यहाँ पर आपको एक और संदर्भ जरूर ध्यान रखना है। 2 व्यक्तियों के नाम, जिनका नाम हम आगे भी पाकिस्तान के प्रस्ताव में भी डिस्कशन में लेकर आएंगे, उन लोगों ने यहाँ पर नेतृत्व किया है। तो पंजाब की जो सरकार बनी है उसके हेड हैं यहाँ पर सिकंदर हयात खान। पंजाब की जो सरकार बनाई गई है, प्रांतीय सरकार जो बनी, उसका नेतृत्व किसके पास है? सिकंदर हयात खान के पास। और यदि हम ये कहें कि बंगाल में, तो फजल उल हक ये इनके पास नेतृत्व है बंगाल की सरकार का। तो कुल मिलाकर 11 प्रांतीय सरकारों में सीधा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कांग्रेस की कितनी सरकारें थी, कितने प्रांतों में? तो 7 प्रांतों में। मिलीजुली सरकारें कहाँ बनी? असम और सिंध में। और यदि हम ये कहेंगे कि मुस्लिम लीग को कहाँ सफलता प्राप्त हुई, तो पंजाब और बंगाल में। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रांतीय चुनाव संपादित हुए। प्रांतीय सरकारों ने काम करना शुरू किया, भारतीयों के हित में बहुत काम हुए, परंतु आगे जाकर ये प्रांतीय सरकारें अपने पद से इस्तीफा देंगी। किस तरह का घटनाक्रम रहेगा, क्या वो परिस्थितियां होंगी, उनकी बातचीत नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप लोग जुड़े रहिए महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल से। बहुत सारा धन्यवाद।